हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आज का हमारा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो काफ़ी डिमांड में था और लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसे बताइए। तो खाद्य सुरक्षा क्या है ये देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा की स्थिति तब बनती है जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक पहुंच उपलब्ध होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? खाद्य सुरक्षा की स्थिति कब बनती है? जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक पहुंच उपलब्ध हो। यानी उनके पास पर्याप्त पैसे भी हों और पहुंच भी आसान हो कि आसानी से उन तक वो पहुंच सकें, ताकि एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं खाद्य वरीयता की पूर्ति हो सके। ठीक है, खाद्य सुरक्षा समझ में आया। अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा के मापदंड क्या हैं। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब, कब होती है? सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। ठीक है, ये मापदंड हैं इसके। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब अधिनियम समझ लो क्या है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? इसको NFSA भी बोला जाता है और 2013 में अधिनियम आया था। इसका उद्देश्य 10 सितंबर 2013 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का उल्लेख एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए देश के आम लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्वक खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित किया गया। ठीक है, और कवरेज क्या होगा इसका देख लो एक बार, ट्रिक देख लो, नहीं तो कहोगे ट्रिक नहीं बताई है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, 10 सितंबर 2013। ठीक है, 10 तरह के जब खाने से संबंधी इंसान पर सितम हुए, 10 सितम हुए, तो सरकार ने क्या बोला कि अब तेरा कुछ गलत नहीं होगा, अब तेरा कुछ नहीं गलत होगा, तेरे लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना, एक दो बार रिवाइज करना, हो जाएगा कवर। ठीक है, इसके बाद कवरेज। अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहर क्षेत्र की 50% आबादी को कवर करने की बात की गई है। क्वेश्चन आ सकता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर करना है और शहर का कितना कवर करना है। तो ग्रामीण का 75% और शहरी का 50% कवर करना है इसमें। लाभार्थी कौन होंगे? इसके तहत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में प्रति किलो के मूल्य पर आधारित उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि आपके चावल कितने? 3 रुपये है, और गेहूं 2 रुपये किलो के हिसाब से, और मोटा अनाज में बाजरा, ये मक्के वगैरह आ जाएंगे, ये 1 रुपये किलो के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस मूल्य पर, थोड़ा जूम कर लें नहीं तो आप लोग कहोगे दिख नहीं रहा है। इस मूल्य पर प्रत्येक लाभार्थी प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। कितना? 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है एक व्यक्ति प्रति माह। साथ ही वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। अंत्योदय में कितना कर सकता है? 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। पूछ सकता है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कितने? 5 किलो, और वर्तमान में अंत्योदय के उपलब्ध अंत्योदय योजना के तहत कितने? 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें ये आपका आ जाएगा। जहाँ तक है ये इसके मातृत्व लाभ, ये PMBY की बात कर रहा है ना।
और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही जो आंगनवाड़ी में इसमें भोजन गर्भवती माताओं को, बच्चों को और ये धात्री माताओं को दिया जा रहा है, उसके तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, अंत्योदय अन्न योजना क्या हो गई आपकी? अंत्योदय अन्न योजना क्या हो जाएगी आपकी? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2000 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रह रही आबादी की खाद्यान्न की कमी को पूरा करना था। पहले इसका देख लो, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी, दिसंबर 2000 में, ठीक है। अंत्योदय ऐसे याद कर लेना कि अंत्योदय अन्न योजना, भाई 2000 के नोट का क्या हो गया है? अंत हो गया है। क्या हो गया है? अंत। अब 2000 के नोट नहीं आते, तो अंत्योदय यानी 2000, ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। और दिसंबर इसका भी कुछ देख लो, दिसंबर 2000 नंबर के, दिसंबर 2000 नंबर के, ऐसे याद रख लेना कि नोट जो है वो उनका अंत हो गया है। इसके बाद शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान था, जिसे अप्रैल 2002 में बढ़कर 35 किलोग्राम कर दिया गया, ठीक है। शुरुआत में कितना था? मतलब 2000 से लेके 2002 तक इसमें 25 किलोग्राम मिलते थे। अब 2002 के बाद से 35 किलोग्राम मिलने लगा है। प्रमुख बिंदु देख लो इसके। नीति आयोग ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, MOSPI को देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए नए कवरेज अनुपात का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, ठीक है। चुनौतियाँ क्या रहेंगी इसमें? पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न का ना पहुंचना इस व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती रही है। अक्सर यह देखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर राशन वितरित करने वाले व्यापारी कालाबाजारी करते हैं और उन लोगों को राशन बेच देते हैं जो इस अधिनियम के तहत पात्र नहीं हैं, जिसके कारण पात्र लाभार्थियों का इसका लाभ नहीं मिल पाता। देखा होगा कई जगह पर BPL कार्ड धारक नहीं है, लेकिन उनके पास फर्जी बनवा लिया उनने और अन्न ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं उसमें, ठीक है, या बेच दिया। ऐसे कालाबाजारी बहुत इसकी प्रमुख चुनौती है। वर्ष 2016 में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने अपनी जांच में पाया कि देश भर के कई राज्यों ने लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की और तकरीबन 49% लाभार्थियों की पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। मतलब लाभार्थियों की पहचान ही नहीं हुई कि कौन इस योजना के पात्र हैं और कौन नहीं है। इसके अलावा प्रायः आंगनवाड़ी में प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी में प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। वो तो अभी भी पूछे जा रहे हैं, उसमें क्या है, ठीक है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा संकेतक क्या है? CSI और RCSI मात्रा या पर्याप्तता के तत्व को पकड़े, ठीक है। HFIAS पर्याप्तता और मनोवैज्ञानिक कारकों का मिश्रण दर्शाता है। HHS अपर्याप्तता की सबसे चरम अभिव्यक्तियों को पकड़ता है। FCS और HDDS गुणवत्ता और विविधता को कैप्चर करते हैं। हालांकि HCF को मात्रा के एक तत्व को कैप्चर करने के लिए भी कैलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। संकेतक हैं ये, इनको ध्यान में इनको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। भारत में खाद्य सुरक्षा 2 कारकों के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। भारत में खाद्य सुरक्षा 2 कारकों के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। कौन कौन से? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। क्या होगा? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक तो इसके आधार पर, और सभी के पास पर्याप्त भोजन तक पहुंच की क्षमता और साधन होने चाहिए, यह देखते हुए सभी के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है। इसके बाद एक तो बफर स्टॉक और 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये देखा जाएगा कि सुरक्षा के मतलब खाद्य सुरक्षा के 2 कारकों पर आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। तो पहला कारक क्या है? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS,
और सभी के पास पर्याप्त भोजन तक पहुंच की क्षमता और साधन होने चाहिए। ठीक है, यह देखते हुए कि सभी के पास पर्याप्त भोजन है। इन 2 कारकों पर अपन क्या करेंगे, इसके आधार पर सुनिश्चित की जाएगी खाद्य सुरक्षा। इसके बाद खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं वो देख लो। वस्तुतः खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रमुख आयाम हैं, यथा पहुंच, उपलब्धता और उपयोग। पहुंच मतलब उनके पास पहुंच रहा है, दूसरा पहुंच तो रहा है लेकिन उपलब्धता यानी सभी के लिए है या नहीं, और उपयोग यानी जिसको दिया जा रहा है वो उसका उपयोग कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, इन 3 के आधार पर। अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें केवल 2 अनुसूचियां हैं जो भोजन के मूल्य और पोषण मानकों के मुद्दे के लिए निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य सुरक्षा को मापने के तरीके क्या हैं? तो अब तक राष्ट्रीय आहार सेवन सर्वेक्षणों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियां 24 घंटे की रिकॉल और खाद्य आवर्ती प्रश्नावली है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अब तक राष्ट्रीय आहार सेवन सर्वेक्षणों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियां 24 घंटे की रिकॉल और खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली है। इसके बाद देखेंगे, अगला फिर देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था, यानी पहले की बात चल रही है, ये 2013 के पहले की। ठीक है, और इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे प्रारंभ में अध्यादेश के माध्यम से लागू किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संबंधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की थी। प्रणब मुखर्जी ने 26 अगस्त 2013 को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके बाद 2 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, इसे 10 दिसंबर 2013 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, यानी जब इसको स्वीकृति मिल गई तभी से ये हो गया, आपका आ गया अस्तित्व में। स्वीकृति के बाद इसे भारत के राजपत्र में असाधारण भाग 2 धारा 1 दिनांक 10 सितंबर 2013 अधिनियम संख्या 20 के रूप में प्रकाशित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही देश की 67% आबादी को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध होना कानूनन सुनिश्चित हो गया। ठीक है, क्या हुआ था? 67% आबादी को सस्ती दर पर अनाज मिलना प्रारंभ हो गया था इस अधिनियम के पारित होने के बाद। इसके बाद इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही हो गया था, इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों को के पोषण संबंधी समर्थन पर विशेषकर जोर दिया गया। गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताएं निर्धारित पोषक संबंधी मापदंडों के अनुरूप भोजन पाने की हकदार होंगी। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे घर पर राशन पाने तथा पोषण संबंधी मापदंडों के आधार पर गर्म पका भोजन पाने के हकदार होंगे। 6 से 14 वर्ष में आपकी वही आ जाएगा, स्कूल में जो आपको मिलता है, जो खाना मिलता है ना, मिड डे मील, उसके अंतर्गत। विधेयक में प्रावधान किया गया कि 18 वर्ष या अधिक की महिला राशन कार्ड जारी करने के लिए घर की मुखिया होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, महिला को मुखिया बनाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है महिला तो। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य देश की 2/3 आबादी को भारी सब्सिडी वाला खाद्यान्न अधिकार के तौर पर प्रदान करना है। विधेयक के दायरे में आने वाली देश की 67% आबादी को 6.2 करोड़ टन चावल, गेहूं तथा मोटा अनाज सस्ते दाम पर उपलब्ध कराना होगा। अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी व शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 2.321 रुपये की एक समान कीमत पर सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। इसमें 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषक
आहार दिए जाने का प्रावधान है। इस पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लागत आएगी और 620 लाख टन अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। यह अधिनियम 3 वर्ष के लिए निर्धारित है और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी। इस अधिनियम के तहत देश की 82 करोड़ आबादी को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लाभार्थियों के घर तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय पारगमन पर राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अधिनियम में लोक सेवकों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, और यह अधिनियम वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है और पीडीएस का सामाजिक ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम कंप्लीट। ठीक है, जिसमें हमने इसके बहुत से देखा, बहुत कुछ इसमें डेटा हमने देखा, कुछ को हमने ट्रिक से याद किया और कुछ याद करने वाला है तो वो तो याद करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं और क्या क्या है, अगर कुछ होगा तो फिर मैं आपसे बता रही हूँ, इसमें रुकिएगा ज़रा। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक बात सामने आई है कि इसमें धाराएँ इसमें नहीं दी हुई हैं, तो धाराओं को मैं अलग से बता दे रही हूँ आपको कि धारा 3 में क्या दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें कितना क्या है, इसमें कुल 13 अध्याय हैं और 45 धाराएँ। ठीक है, तो कैसे देखो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, तो इसमें अध्याय भी 13 ही हैं, तो 13 से 13 मतलब एक जैसा हो गया। ठीक है, और इसमें 45 धाराएँ हैं, 45 इसमें धाराएँ हैं। ठीक है, तो धाराएँ बस आपको याद रखनी है, अध्याय तो इसमें वही है जो अधिनियम है, वही इसमें अध्याय है। ठीक है, और 45 इसमें धाराएँ दी हुई हैं। और इसके बाद इसमें जो है धारा 3 में क्या बोल रहा है कि लक्षित, मतलब इसमें जो उपलब्धता बोली गई है, मतलब पूरा सार कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र हितग्राहियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब जो लक्षित लोग हैं, जिनको जो इसके पात्र हैं, इनको खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है धारा 3 के तहत। ठीक है, तो अधिकार की बात कौन करता है, धारा 3 करती है। और इसके बाद वही इसमें गेहूँ कितने रुपए किलो, चावल कितने रुपए किलो, मोटा अनाज कितने रुपए किलो, ये सब कौन बात करता है, धारा 3 बात करती है। ठीक है, 3 तरह का अनाज और धारा 3 तरह का अनाज कौन सा है, चावल, गेहूँ और मोटे अनाज, ये 3 तरह के अनाज हैं और धारा 3 में इनको देने की बात की गई है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। उसके बाद धारा 4 कहती है गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये धारा 4 के तहत है। तो ऐसे याद कर लेना कि कोई भी गर्भवती माता है तो उसको कब पता चलता है कि वो गर्भवती है, लगभग 4 महीने में उसको पता चल पाता है, जब उसके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, बच्चा पेट में हलचल करने लगता है, तो उसको मतलब चौथे महीने से पता चलता है कन्फर्म एकदम। तो धारा 4 में गर्भवती महिलाओं की बात हुई है, उनको खाना पूर्ति गर्भवती और धात्री माताओं की। ठीक है, इसके बाद धारा 5 क्या कहती है कि बालकों को पोषकीय सहायता 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्राप्त कराना। और इसके बाद कक्षा 8वीं तक के अथवा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिन में एक बार निःशुल्क भोजन, जो कि आपका किसके तहत आ जाएगा, मिड डे मील योजना के तहत। तो ये कौन सी धारा 5 में बोला गया है। अच्छा, बच्चों की बात हो रही है, हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे कब तक माने जाते हैं, मतलब अगर आंगनवाड़ी की बात छोड़ दें, स्कूल की बात छोड़ दें, तो हमारे दैनिक जीवन में अपन बोलते हैं 5 साल तक के बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, मतलब बाल गोपाल कहते हैं ना 5 साल तक के। तो धारा 5 में बालकों की बात की है, तो ऐसे याद कर लेना कि 5 साल तक के बच्चे कैसे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उनको फ्री में भोजन कराना हमारा काम है। तो धारा 5 में बच्चों के भोजन की बात मुफ्त में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, धारा 6 बालक कुपोषण और निवारण और प्रबंधन सरकार स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त हैं उनकी पहचान कर उन्हें उचित आहार देना। धारा 6 क्या बोलती है कि स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की मतलब पहचान करना जो कि कुपोषण के शिकार हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराना। तो धारा 6 में है। अच्छा, धारा 6 में कितने साल तक के बच्चों को भोजन मिलता है,
नहीं सॉरी, आंगनवाड़ियों में 6 साल तक के बच्चों को भोजन मिलता है ना, तो धारा 6 से मतलब 6 साल तक के बच्चे, धारा 6 में 6 साल तक के बच्चे, और कैसे बच्चे? कुपोषित बच्चे, ये याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका धारा 8, ये बोलती है कि ऐसे व्यक्ति जो खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं, यदि उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार है। मतलब अगर उसको खाद्यान्न के वो पात्र हैं, लेकिन उनको खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? उनको भत्ता देगी, यानी उनके खाते में या तो पैसे डालेगी या जो भी वो करे, मतलब उनको भत्ता देना होगा कि तुम हकदार हो लेकिन तुम तक अनाज नहीं पहुँच पा रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? खाद्य सुरक्षा भत्ता उनको मिलेगा। कौन सी धारा में? धारा 8 में, ठीक है। धारा 8 में उनको ये अधिकार मिलेगा कि वो उनसे भत्ता ले सकें। धारा 8 कहती है ये, ठीक है। तो हक है उनको, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें धारा 8 में आ जाएगा। अब इसके बाद धारा 10 क्या बोलती है कि राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत और तैयार करना और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना। राज्य सरकार अधिनियम आरंभ होने के 365 दिन के भीतर प्राप्त हितग्राही की पहचान करेगी, ठीक है। अधिनियम आरंभ होने के 365 दिन के भीतर ही हितग्राहियों की पहचान करेगी, धारा 10 कहती है। और अंत्योदय के अंतर्गत प्राप्त हितग्राहियों की पहचान करेगी वो, ठीक है। मतलब पहचान की बात कब दी गई, किस धारा में दी है? धारा 10 में दी है, ठीक है। और इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं धाराएं। धारा जैसे 12 है, धारा 12 क्या बोलती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, केंद्रीय और राज्य सरकार लक्षित वितरण प्रणाली में सुधार करेगी, यानी डिजिटल करना, उसको आधार को बायोमेट्रिक किया जाए, उचित मूल्य की दुकानों हेतु पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटी या महिला समूह को प्राथमिकता दी जाए, खाद्यान्न में विविधता करे, खाद्यान्न के बदले नकदी दे। तो ये सब सुधार किस में होगा? धारा 12 में, ठीक है। धारा 12 में, यानी कि मतलब ऐसा याद कर लो कि खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में की गुणवत्ता में 12 बज रहे थे, इसलिए उसको बायोमेट्रिक कर दिया, कंप्यूटरीकृत कर दिया, डिजिटल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि पूरी मतलब जो अधिनियम है उसकी बैंड बजी थी, यानी पूरा उसके 12 बज गए थे, तो इसलिए उसमें सुधार करा गया, ठीक है। इसके बाद इसके बाद धारा 13 क्या बोलती है कि जो महिला है 18 वर्ष से ऊपर की है, उसको मुखिया बनाया जाए, प्राथमिकता दी जाए। तो ये कौन सी धारा में वर्णन है? धारा 13 में इसका वर्णन है। 13 मतलब सरकार क्या बोल रही है कि तेरा हक है कि तू मुखिया बने घर की, तेरा हक है कि तू घर की मुखिया बने। तो ऐसे इसको याद कर लेना। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट हमारी जो धाराएं थी इसके अंतर्गत, ये अलग से मैंने आप लोगों के लिए खोज कर निकाली है, बुक में नहीं थी। तो एफ़र्ट्स देखो यार, कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, है ना। थोड़ा-सा आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें, और कमेंट में ज़रूर से कुछ अच्छे-अच्छे शब्द यूज़ किया करें जो मुझे मोटिवेट करते हैं और ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।